Yes, good evening everyone. Firstly, we'll discuss on current affair. पहले हम current affair discuss करेंगे. तो first news आप देख रहे हैं, सिटी बैंक to exit banking operation in India and 12 other countries. सिटी बैंक, ठीक है, सिटी बैंक की हम यहाँ बात कर रहे हैं. आपको ये क्लियर हो ये कहाँ का बैंक है, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग तो आपको यही इसमें क्लियर हो कि कहाँ का बैंक है. न्यूयॉर्क का ये बैंक है, यूएस के लीडिंग बैंकों में से एक है. ये इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं. थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन द यूएस said it will exit retail banking operation in 13 countries. इंडिया के साथ साथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपीन, पोलैंड, रशिया, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम, इन सब देशों में रिटेल बैंकिंग. अब आपके मन में डाउट हो कि रिटेल बैंकिंग ये क्या कंसेप्ट है. इसको आप सिंपली याद रखो, ये कस्टमर ओरिएंटेड बैंकिंग रहते हैं, ठीक है. ये आप ध्यान रखेंगे, कस्टमर ओरिएंटेड बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग का ये आप कंसेप्ट देख रहे हो, ठीक है. रिटेल बैंकिंग है कस्टमर ओरिएंटेड बैंकिंग. इधर हम लोग लिख लेते हैं लास्ट में इसे, ठीक है. रिटेल बैंकिंग, यस. रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट आप देख रहे हो और इसको कंपेयर करोगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंकिंग से, ठीक है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंकिंग से रिटेल बैंकिंग को. रिटेल बैंकिंग में आपका आता है कस्टमर ओरिएंटेड बैंकिंग, कस्टमर ओरिएंटेड बैंकिंग. इधर आप देखते हो लाइक डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग, ठीक है. ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड, ये सब इसमें आ जाएगा. ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड, ठीक है. इसके अलावा लैंडिंग, ये सब कुछ इसमें रहेगा. और अदर साइड जब आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंकिंग, इसमें बैंक वर्क एज अंडर राइटर, बैंक वर्क एज अंडर राइटर. बैंक एक अंडर राइटर की तरह इसमें काम करेगा. ये अंडर राइटर वाला कंसेप्ट याद रखना. अंडर राइटिंग ये प्रोसेस जैसे आईपीओ की इशू करने में आगे हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे बेसिकली ये लोग गाइड करेंगे, गाइड टू कस्टमर फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है. इन्वेस्टमेंट, यहाँ शेयर मार्केट का भी एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, और इस चीज़ के लिए ये लोग एक फीस इसके लिए एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है. वाइल एक्सेप्टिंग सर्टेन फीस, ठीक है. जैसे आईपीओ इशू करने का प्रोसेस अंडर राइटिंग, उसमें ये प्रमोटर से एक एग्जांपल आप देखोगे, जब कोई कंपनी, ये आगे हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, शेयर इशू, तो इसको हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. आईपीओ इसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इससे उनका इस मार्केट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट होगा, ठीक है. आईपीओ इसे कहेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का जब हम कंसेप्ट देखें तो उस टाइम में जो प्रमोटर होते हैं,
ठीक है, जो प्रमोटर होंगे कंपनी के, प्रमोटर ऑफ कंपनी, ये आप देखेंगे पेड या पेइंग फीस टू, अब किसी भी बैंक को, एग्जांपल लेट्स से सिटी बैंक, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस, और सिटी बैंक फिर इनका आगे आप देखेंगे कि शेयर इशू करवाने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये काम करते हैं एज अ अंडर राइटर, ठीक है। और सिटी बैंक जो होगा ये आगे आप देखोगे कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट आगे आएंगे। कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देगा सेबी को, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस टू सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। और फिर हम देखेंगे कि सेबी अप्रूवल देगा, सेबी अप्रूवल दे सकता है आईपीओ के लिए, ठीक है। सेबी यहाँ देखेंगे इस पूरे मार्केट के लिए हम रेगुलेटर, ठीक है, तो सेबी अप्रूवल देगा। तो ये रिटेल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला कंसेप्ट है। तो सिटी बैंक रिटेल बैंकिंग में नहीं रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट या मर्चेंट बैंकिंग में रहेगा। ये बेसिक सा प्रोसेस है, ठीक है, बस याद रखो। इसमें तो ये डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग, अकाउंट ओपन और क्रेडिट कार्ड ये सब नहीं है, वो सारा कुछ यहाँ है जो आप जनरल बैंकिंग से समझते हो, ठीक है, वो सब कुछ इधर है जो आप जनरल बैंकिंग से समझते हैं, ये रिटेल बैंकिंग, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशन से बंद करना चाह रहे हैं इंडिया के अलावा और बाकी 12 देशों में भी, जिसके बारे में अभी आपने देखा था। अब इस पे एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो, ये सारों के लिए आपका रहेगा। हाँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये कंपनी का, जैसे आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो प्रोस्पेक्टस हो, सीवी हो, ठीक है, तो वो सीवी में गिवन होता है सब कुछ कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव है, एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे कंपनी के लिए फ्रूटफुल रहेंगे, तो वही सब कुछ कंपनी को बताना होता है, सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, उसी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। इसमें कोई भी स्टूडेंट इसको कोई टिपिकल और इस वे से नहीं समझेगा, आगे हम पढ़ेंगे, बहुत लास्ट में आता है ये। एक एग्जांपल पहले आ गया करंट अफेयर में, इसलिए बता दिया, ठीक है। ये आगे आएगा जब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट में, तब इसको करेंगे और अच्छे से, ठीक है। मीनिंग तो क्लियर हो गया, सीवी टाइप आप समझ सकते हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ, वही सब डिटेल पूरी करने के लिए अब एक कंसेप्ट हमने और देखना है। इसमें हम ये देख रहे हैं, ये तो हमने ये इन दोनों टाइप की बैंकिंग में डिफरेंस देखा। आपको ये पता हो, बार बार ये न्यूज़ में आएंगे तो बेटर है अगर ये आपको पता हो पहले से। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के कुछ मेजर इंडिकेटर्स आपको पता हो। मैक्रो यानी जब हम इकोनॉमी को लार्ज स्केल से देख रहे हैं, नॉट वन ऑन वन, एज अ होल देख रहे हैं एक सेक्टर को, तो मैक्रो आ जाएगा उसमें। तो अगर हमने इकोनॉमी की ग्रोथ देखनी है तो हमें किसका डाटा देखना चाहिए भाई? अगर हमें देखना है इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है, अगर हमने ये देखना है। सेकंड, अगर हमने ह्यूमन ग्रोथ देखनी है, यस मनदीप, ड्राइंग वगैरह मत करो, ठीक है। अगर हमने ह्यूमन ग्रोथ देखनी है, ह्यूमन ग्रोथ, तो फिर हमें क्या इसमें रखना चाहिए पॉइंट, ये भी समझते हैं। और तीसरा, अगर इन्फ्लेशन, हमने महंगाई के बारे में देखना है, तो हमें कैसे पता चलता है कि महंगाई एक्चुअल में क्या, किस वजह से, ठीक है। इन ये सारे टॉपिक आगे डिटेल में आएंगे, अभी इसका हिंट ले रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ में ये सब रहेगा, ठीक है। इकोनॉमी ग्रोथ के लिए इंडिकेटर क्या, जैसे आपका ये देखना है कितना आप लोगों को समझ आ रहा है, तो आपका इंडिकेटर एक टेस्ट ले लो और टेस्ट से पता चल जाएगा। टेस्ट में कर पाते हो तो ठीक है, यू पीपल आर ग्रेस्पिंग, आप ग्रैब कर रहे हो, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर इकोनॉमी के इंडिकेटर्स को देखें, इन्फ्लेशन, ह्यूमन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ,
या इंडस्ट्रियल सेक्टर का आउटपुट, इंडस्ट्रियल सेक्टर आउटपुट, ठीक है। तो ये सब हमने देखना हो तो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हम देखते हैं जीडीपी, इस पे पूरा चैप्टर करेंगे आगे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये क्या कंसेप्ट है, कैसे, फुल डिटेल में आगे पढ़ना है, अभी नहीं, पर ये न्यूज़ वगैरह में रहेगा, बीच में आर्टिकल्स क्या आएगा आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए पहले बता रहा हूँ। ह्यूमन ग्रोथ के लिए HDI, ये एक तरह से रैंकिंग होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तीसरा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई के लिए दो इंडिकेटर हैं, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा आप देखते हो WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ज़्यादा काम का CPI है, आजकल CPI आप देख रहे हैं कि मेन रहता है, दूसरा आप देख रहे हो WPI, ठीक है। एक CPI WPI, WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, खुदरा महंगाई दर जिसको बोलते हैं, ये सॉरी, इसे थोक महंगाई दर बोलते हैं WPI को, ठीक है। CPI को रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई जब कहते हैं 5% 6%, तो यही देखना होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी दो एग्जांपल आएंगे, एक तो गवर्नमेंट का होता है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, IIP। और दूसरा आप देखते हो PMIM और PMIS, यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI। M का मीनिंग है मैन्युफैक्चरिंग, S का मीनिंग है सर्विसेज, M है मैन्युफैक्चरिंग, S का मीनिंग है सर्विसेज, ये प्राइवेट सेक्टर देता है, ठीक है। ये IIP की तरह है लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर देगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग देता है और सर्विस सेक्टर के लिए अलग देता है। एस का मीनिंग यहाँ सर्विस सेक्टर से है। तो ये दो एग्जांपल आप इसमें देख रहे हो। तो ये चार बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, ह्यूमन ग्रोथ के लिए, इन्फ्लेशन के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर के आउटपुट के लिए, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। यस, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी के लिए इनका नेम याद रखो, आगे ये सब करना ही है डिस्कस। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं, पूरा एक एक टॉपिक पे एक एक चैप्टर है आगे, ठीक है। अब न्यूज़ में आए इसलिए बता दिया। अब आगे हम देखते हैं आगे का न्यूज़ क्या है। इसका देखो काम क्या, हम देखिए इकोनॉमी बढ़ रही है कम हो रही है, जीडीपी देख लो, जीडीपी बाय ग्रोथ होता है और टोटल में भी होता है। टोटल बजट से पता चलेगा, ग्रोथ 3 महीने में एक बार क्वार्टरली ये आता रहता है। ह्यूमन ग्रोथ HDI वाला ये इंडेक्स रैंक वगैरह आता है। इन्फ्लेशन CPI देख लो उस महीने में कितना है, WPI उस महीने में देख लो। CPI, इसमें आपको एक कंसेप्ट और बता दूं, ये आप देख रहे हैं जो CPI WPI है, ये मंथली डाटा आता है इसका, मंथली, हर मंथ में आप देख सकते हो पिछले महीने महंगाई कितनी है, मंथली, ठीक है। जो IIP है ये भी मंथली है, PMI और PMI-MS M लो चाहे PMI-S लो, ये भी मंथली है, ठीक है। और जो GDP में आप परसेंटेज वाइज देखते हैं वो होता है क्वार्टरली, परसेंटेज वाइज क्वार्टरली, 4 क्वार्टर में साल में, क्वार्टर 1 2 3 4 NSO, ठीक है। और टोटल में आप देखते हो साल में एक ही बार, ये बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में गिवन होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वे में वहाँ आता है। और नेक्स्ट HDI भी एक बार आता है साल में रैंक, तो इसको एनुअली कह सकते हैं, एनुअली, ठीक है। HDI एनुअली होता है, ये सब आप मंथली देख रहे हैं, ठीक है, ये मंथली हैं। और GDP परसेंटेज वाइज क्वार्टरली आता है 4 क्वार्टर में, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, ठीक है। और इसके साथ
बजट और इकोनॉमिक सर्वे में टोटल जीडीपी पता चलता है कि देश का जीडीपी एक्चुअल में कितने। यस, क्लियर है ये? ठीक है, अगर ये सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर सेकंड न्यूज़ की तरफ। तो ये फर्स्ट न्यूज़। अब देखो सिटी बैंक कहाँ का है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। सिटी बैंक जो है इसने अमेरिका में सबसे पहले एटीएम लेके आया था, इंडिया में सबसे पहले एटीएम लेके आया था HSBC बैंक। ठीक है, ये आपको बताया था। इंडिया में सबसे पहले HSBC बैंक एटीएम लेके आया, वर्ल्ड में सबसे पहले बार्कलेज बैंक लेके आया, और यूएस में सबसे पहले सिटी बैंक एटीएम लेके आया। ठीक है, ये तो एटीएम के लिए हमने पढ़ा था, तो वही सिटी बैंक है। और नेक्स्ट इसके बारे में जब हम फर्दर देखते हुए चलें तो आपको ये बेसिक से पॉइंट भी इसके लिए पता हो इंडिया में कब आया और इसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये मेन सेंटर इसके इंडिया मुंबई पुणे बेंगलुरु चेन्नई गुरुग्राम। सिटी बैंक 1985 में इंडिया में लार्जेस्ट फॉरेन बैंक बन गया था। 21,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय, क्रेडिट कार्ड के लिए फेमस है। अगर आप गुड़गांव दिल्ली रहे हैं तो फिर तो आपने सिटी बैंक के बारे में सुना ही होगा, आपको पता ही होगा इसके बारे में। और सिटी बैंक इंडिया में 1902 में आया था। ठीक है, और इसने क्रेडिट कार्ड, रिटेल बैंकिंग, होम लोन, वेल्थ मैनेजमेंट में अपना काम शुरू किया। 35 से ज़्यादा ब्रांचेस, 29 लाख रिटेल कस्टमर, 12 लाख बैंक अकाउंट हैं, 22 लाख क्रेडिट कार्ड अकाउंट है। ठीक है, और ये सारा हम इसके बारे में फिगर देख रहे हैं, बस ये जस्ट पता हो, दैट्स इट। इसी में इतना ही देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिटी बैंक के बारे में नेक्स्ट फिर हम देखेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट न्यूज़ आपका रहेगा, ये एयरटेल पेमेंट बैंक का तो हमने आगे देखना है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक लॉन्चेज डिजिटल इनिशिएटिव। पीएनबी इज, ये नाम याद रखो, पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च की है, इसको कह रहे हैं पीएनबी इज। ठीक है, पीएनबी ईज इसे कह रहे हैं, तो ये आप याद रखेंगे पीएनबी ईज। अब इस पीएनबी ईज में क्या कंसेप्ट है देखो, अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे बेसिकली एक आउटलेट है जिसमें आप देख रहे हो जो कियोस्क होते हैं, टच स्क्रीन टच करके आप सर्विसेज को काम में ले सकते हैं। तो वो कियोस्क किसमें हैं, जैसे एसबीआई में आप देखते हो। ठीक है, और बाकी लीडिंग बैंक में आप देखते हो, उसी वजह से इसमें। और ये कियोस्क होंगे एटीएम बैंक, ये एटीएम के लिए भी रहेगा, बंच नोट एक्सेप्टर, अकाउंट ओपनिंग कियोस्क, कार्ड इशुएंस कियोस्क, इंटरनेट इनेबल्ड कियोस्क, ये सारे इंटरनेट इनेबल होंगे। ये कियोस्क होंगे जहां कस्टमर जाके खुद से और बैंकिंग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्टेप है इनका आगे बढ़ने का, जैसे एसबीआई ने किया वैसे पीएनबी कर रहा है। तो इसका नाम याद रखना, PNB@ईज कह रहे हैं। ठीक है, इसमें इतना ही है। और बेसिकली ये आपको बताया था पिछली क्लासेस में, जिसके भी पीएनबी के हेडक्वार्टर के न्यूज़ आए तो आपको कहा था जिसके नाम में भी पंजाब आए, जिस बैंक में भी, पंजाब नेशनल बैंक है चाहे पंजाब एंड सिंध बैंक है, ठीक है, सबके हेडक्वार्टर कहाँ रहेंगे, दिल्ली, हेडक्वार्टर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में हेडक्वार्टर होंगे, ये याद रखना। नाम में पंजाब आते समझ जाना हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये करंट अफेयर भी हम इसी के रिगार्डिंग देख रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई ने सेटअप, ये कमेटी सेटअप की है टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रूल। इसके बारे में एक साथ बता देते हो ये कमेटी क्या है और किस वजह से। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये आरबीआई ने कमेटी सेटअप की, इसमें आरबीआई के फॉर्मर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुदर्शन सेन की हम बात कर रहे हैं, ये हेड करेंगे इस कमेटी को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए कमेटी है, एआरसी इनको बोलते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, एआरसी इनको कह रहे हैं। ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, इनका काम होता है जैसे लोन रिकवरी के टाइम, ठीक है, उस टाइम इनका मैक्सिमम हम यूसेज देखते हैं, तो वहीं से रिलेट कर सकते हो आप इन कंपनीज के बारे में। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, लोन रिकवरी वगैरह में इनकी यूज आती है। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए जो कमेटी बनाई है उसके डायरेक्टर कौन है, बस आपको याद रखना है, ये है सुदर्शन सेन। ठीक है, इतना ही है बैंकिंग के इस न्यूज में कि रिजर्व बैंक सेटअप अ कमेटी टू रिव्यू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रूल्स। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? बाकी आजकल इसमें गवर्नमेंट का एआरसी
बैड बैंक का इशू, NABFID, ठीक है, ये सब भी चल रहा है, वो आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो कैश विड्रॉल फ्रॉम ATM, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये कैश विड्रॉल फ्रॉम वॉलेट्स, RTGS और नॉन बैंक की RBI मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट। इसको मैं थोड़ा इजी वे से आपको बताता हूँ, ये पॉइंट आप देखोगे, ठीक है। RTGS नेफ्ट ट्रांसफर फैसिलिटी एक्सटेंडेड बियॉन्ड बैंक, ये फैसिलिटी पहले पहले सिर्फ बैंक के लिए थी, अब ये फैसिलिटी बाकी बाकी यानी PPI वगैरह इन सबको भी मिलेगी। कैसे, तो इसको समझते हैं। RTGS नेफ्ट हमने पढ़े थे, आपको बिगनिंग से बताया था। IMPS शुरू से, IMPS देखो ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, PPI में, ठीक है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में अगर आप उस प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में KYC नॉर्म पूरे नहीं करोगे तो अलग इशू है, नहीं तो IMPS के थ्रू वहाँ आपकी लिमिट भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ओके, नोट करते चलें साथ साथ, ठीक है, नहीं तो आपको एक फाइल भी मिल जाएगी, कोई इसमें इशू नहीं है। हर चीज़ की कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव, क्योंकि अभी टाइम लिमिट इसमें रहता है, इसी वजह से थोड़ा सा। और लेकिन अच्छा आपके लिए है, बैंक जो भी न्यूज़पेपर में अच्छी न्यूज़ आती है वो आपके लिए मैं यहीं पे ले आता हूँ, ठीक है, तो वो आपको सामने देखने को मिल रही है, काफ़ी ईजी आपके लिए हो जाता है, ठीक है। मैं इसमें बता देता हूँ मेन पॉइंट क्या है, नोट डाउन करने वाला इसमें क्या पॉइंट है। तो नोट डाउन करने वाला इसमें ये पॉइंट है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, ठीक है, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, ये आप देख रहे हो, ये RTGS और नेफ्ट, ठीक है। तो ये जो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, RTGS और नेफ्ट, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये पहले पहले सिर्फ इसके लिए अलाउड था, जो नेफ्ट और RTGS हम देख रहे हैं, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, ठीक है, RBI के, ये इसी में ये अलाउड था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी जो आपके M वॉलेट या E वॉलेट्स हैं, उसमें भी ये काम करेगा। प्लस वाइट लेबल ATM, अब वाइट लेबल ATM आपको बताई थी NBFC वाली ATMs, ठीक है, उसके लिए भी ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के बारे में आपको MSME के साथ बताऊंगा, ठीक है, ये अभी अब आपने नहीं पढ़ा है, बाकी सब पढ़ लिया, बहुत ईजी है ऑल्सो ये भी। इन सब में भी अब काम करेगा नेफ्ट और RTGS, तो नोट करने का यही पॉइंट है जो मैंने इसमें मार्क किए, ठीक है। एक तो ये पॉइंट, सेकंड आप ये देख रहे हैं, और इसके अलावा हेडिंग इस टॉपिक की, ठीक है, सिर्फ यही चीज़ें हैं इसमें नोट डाउन करने के लिए, ठीक है, क्लियर है ये, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं क्विकली। नहीं तो आपको इन लेक्चर्स का रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा, कभी भी आपको लगे कि कोई पॉइंट मिस हुआ, आप दोबारा देख के और आराम से वीडियो को पॉज करके वहाँ पे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटर यही है, हाँ, क्लास में साथ साथ करते चलें, ठीक है, कर लो इसको नोट डाउन। यस, ये बताओ दिसंबर 2020 में कौन सी सर्विस को, ये दिसंबर 2020 में कौन सी सर्विस को 24/7 कर दिया था, ठीक है, 24/7 किया था। ऑप्शन ए IMPS, ऑप्शन बी RTGS, ऑप्शन सी नेफ्ट, डी UPI, बताओ। दिसंबर 2020 में 14 दिसंबर को किया था ऐसे तो, ठीक है, किस सर्विस को 24/7 कर दिया था। यस, ठीक है, देखो IMPS बिगनिंग से ही 24/7 था, स्टार्टिंग से ही 24/7 था, ठीक है। और UPI तो है ही IMPS के बैकग्राउंड पे, तो ये भी 24/7 पहले से ही था, आपको बताया था, ये भी स्टार्टिंग से था 24/7, ठीक है। अब RTGS को किया है इसमें, ये याद रखना, RTGS को, नेफ्ट को किया था दिसंबर 1 दिसंबर को किया था 2019 में, 2019 में किया था इसे,
2020 में किसको किया? आरटीजीएस को, तो इसका आंसर आरटीजीएस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस, आरटीजीएस। ठीक है, तो ये सब याद रखना, जो न्यूज़ अभी हम पढ़ रहे हैं मैं दोबारा दिखा दूंगा, कोई पॉइंट नोट करने वाला रह गया बट मुझे कह दिया करो क्षितिज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कह दिया करो और नोट कर लो जो रह गया। ये तो सबने नोट कर लिया? यस, ठीक है, ये सब नोट कर चुके हैं। आगे बढ़े, ये नोट कर चुके हैं सब लोग? ठीक है, ओके। अब इसमें देखो हेडिंग भी लिख लो, अगर आपने हेडिंग इस टॉपिक की नहीं लिखी थी। आरटीजीएस नेफ्ट मनी ट्रांसफर फैसिलिटी एक्सटेंडेड बियॉन्ड बैंक्स। अब कैसे वो आपने देखे? आरटीजीएस नेफ्ट मनी ट्रांसफर फैसिलिटी एक्सटेंडेड बियॉन्ड बैंक्स। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखो क्या कह रही है। नेक्स्ट न्यूज़ में हम देख रहे हैं ऑन टैप टीएलटीआरओ स्कीम एक्सटेंडेड टिल 30 सितंबर 2021। ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में था ऑन टैप टीएलटीआरओ स्कीम एक्सटेंडेड टिल 30 सितंबर 2021। अब इसके बारे में आपको थोड़ा पता हो तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो, देखो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे आरबीआई के टॉपिक में एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में की इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जब हम की इंटरेस्ट रेट्स पढ़ेंगे उसमें आपके रेट्स आते हैं पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट हम किसको कहते हैं? रेपो को। ठीक है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पॉलिसी रेट हम कहते हैं रेपो रेट को। रेपो रेट, ये रेपो रेट का कंसेप्ट क्या है डिटेल में तो फिर हमने करना है, आपको हिंट दे रहा हूँ। बैंक को इसमें लोन मिलेगा आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई बैंक को लोन देगा और बैंक बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एज अ कोलेट्रल रखेंगे आरबीआई के पास। जी सैक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एज अ कोलेट्रल रखेंगे आरबीआई के पास, तो उसे रेपो कहेंगे। ठीक है, रीपरचेज ऑप्शन, बाद में जब ये लोन की रकम चुका देंगे और उस पर इंटरेस्ट चुका देंगे तो बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले लेंगे आरबीआई से। ये बिल्कुल वैसे है, आप लोन लेने जाते हो बैंक से, बैंकों का बैंक कौन होगा? आरबीआई। तो जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो बदले में कुछ गिरवी रखते हो, तो यहाँ इनको भी गिरवी रखना पड़ता है, सीधा सा पॉइंट याद रखोगे। अब पिछले साल लास्ट ईयर हम देख रहे हैं, हम इसमें देखेंगे लॉन्ग टर्म के रेपो रेट आए। ये रेपो रेट जो अभी तक आपने पढ़ा था ये शॉर्ट टर्म के लिए था, अप टू 90 डेज। ठीक है, लंबे समय के लिए नहीं। लास्ट ईयर लॉन्ग टर्म के रेपो आए, एक को कह रहे हैं एलटीआरओ और एक हम कह रहे हैं टीएलटीआरओ। एलटीआरओ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, और टीएलटीआरओ है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसमें 1 ईयर और 3 ईयर के लिए, 1 ईयर या 3 ईयर के लिए आप देख रहे हैं कि पैसे मिलेंगे बैंक को आरबीआई से। अब ये टारगेटेड है तो इसमें टारगेटेड लैंडिंग होती है, यानी यह फिक्स है, बैंक ने आरबीआई से पैसा तो लिया लेकिन बैंक आगे किसको लोन दे सकता है? तो ये फिक्स है, एनबीएफसी को लोन दे सकता है, स्ट्रेस सेक्टर को लोन दे, कोरोना में जो स्ट्रेस सेक्टर हैं, तो ये सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। अब ऑन टैप का क्या मतलब है? जैसे ऑन टैप बैंकिंग समझाया था ना, वैसे ही ऑन टैप टीएलटीआरओ समझो। पहले वाले एलटीआरओ टीएलटीआरओ में क्या होता था? आरबीआई नोटिफ, अभी जो पिछले साल जो आए उसमें ना आरबीआई नोटिफिकेशन निकालेगा। ठीक है, अब आरबीआई का एक नोटिफिकेशन आया कि अगले महीने उनका एलटीआरओ या टीएलटीआरओ आएगा, 25,000 करोड़ का होगा,
तो ये LTRO TLTRO की नोटिफिकेशन आई, फिर कुछ एक बैंकों ने इसमें अप्लाई किया, ठीक है, ऑक्शन हुई और तब जाके उन्हें पैसे मिले। ऑन टैप का मतलब जब मर्जी बैंक को रिक्वायर्ड हो आरबीआई से पैसे ले TLTRO की तरह, तो ये ऑन टैप हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेट बस याद रखना, वो आपको बता दिए। हाँ, रिजर्व बैंक के ऑक्शन में रिजर्व बैंक के ऑक्शन वाला यहाँ कंसेप्ट आपको बताया तो है, इसमें ये रहता है, ठीक है। आप वैसे जो पूछ रहे हो टॉपिक तो आगे क्या है, पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट इसमें ये है, मान लो 25,000 हम ये देख रहे थे, अगर 25,000 करोड़ का LTRO आया है तो इसके लिए बिडिंग होती है, और ये इससे ऊपर भी जा सकती है अमाउंट और नीचे भी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, ऑक्शन वाला पॉइंट कह रहे थे, ठीक है। तो वो ये पॉइंट रहेगा, बट अभी के लिए आपको ये सब डिटेल में नहीं जाना है, ये तो आरबीआई की वेबसाइट से और उससे ये सब आप देखते हो और आपको ये क्लियर होता है, ठीक है। इस पे एक बार ये देख लो एक बार फिर से। यस, तो यहाँ कंसेप्ट क्या है, आप ये देख रहे थे जैसे 25,000 करोड़ का LTRO है, आरबीआई ने बताया, अनाउंस किया मीडिया में, वेबसाइट पे डाला इतना, तो इसके लिए बिडिंग होगी आरबीआई के प्लेटफॉर्म ई कुबेर से, ये रिलेट कर सकते हो, और RBI.org पे इसकी डिटेल भी होगी, ठीक है, कि ये बिडिंग में कितनी टोटल ऑक्शनिंग हुई, कितना इससे ऊपर गया या नीचे गया, ठीक है। तो ये सारा इसमें रहेगा, ये है उसमें कंसेप्ट, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ये तो नहीं तो आगे आएगा ही आपका, वहाँ से आप रिलेट करोगे, ठीक है। अब आगे का कंसेप्ट देखो, आपको ये है बस ऑन टैप TLTRO आ गया है, तो ऑन टैप TLTRO जो है कब तक ये कंसेप्ट, ये आपको देखना है कि ये आगे कौन सी डेट तक ये ऑन टैप TLTRO है, पहला तो आपने यही इसमें देखना है, ठीक है, कि ऑन टैप TLTRO कब तक ये कंसेप्ट है, ये आपको देखना है। सो आज आपने न्यूज़ में ये सब देखा, सिटी बैंक इंडिया प्लस 12 मोर कंट्रीज में रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा आरबीआई कमेटी ऑन ARC, उसमें सुदर्शन सेन को बनाया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूल्स के लिए, ऑन टैप TLTRO को एक्सटेंड किया है 30 सितंबर तक, नेफ्ट RTGS को नॉन बैंक के लिए भी अलाउड कर दिया है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। सो ये आप देख रहे हैं आज के करंट अफेयर में। बाकी इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये हम बेसिक सा कंसेप्ट देखेंगे। ये कंसेप्ट देखो आपका क्या, आप यहाँ देख रहे हैं पंजाब जिसके नेम में आए, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, तो आपको हेडक्वार्टर बताए हैं किधर, ठीक है, दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, तो हेडक्वार्टर किधर है, आप देख रहे हो दिल्ली, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक हेडक्वार्टर दिल्ली, नाम में पंजाब आते हेडक्वार्टर दिल्ली, ठीक है, कि पंजाब वाले दिल्ली में याद रख लोगे, सवेरे जलंधर शाम में दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक के नेम में लास्ट में इंडिया है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आप इधर देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये देखा आपने। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसके भी लास्ट में इंडिया है उन सब के हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, ठीक है, उनके हेडक्वार्टर मुंबई है, ये आप याद रखोगे। लास्ट में इंडिया आते ही हेडक्वार्टर किधर है भाई, मुंबई, ठीक है। और जो मेजर प्राइवेट बैंक हैं, जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं, उनका भी एग्जांपल हम देखें, जैसे ये बैंक लाइक HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक महिंद्रा, यस, IDFC फर्स्ट, ये सब जो बैंक हैं सारों के हेडक्वार्टर किधर, मुंबई, ठीक है, इन सब के भी मुंबई हैं। ये बैंक ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर हैं, तो ये मुंबई वाला पॉइंट, जो मेजर प्राइवेट बैंक है उनके भी हेडक्वार्टर किधर, मुंबई। और इसके बाद आता है जो हम बैंक स्टार्टिंग में इंडियन देखते हैं, जैसे जिसके स्टार्टिंग में इंडियन आ रहा है,
इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, तो वो सब हेडक्वार्टर मिलेंगे चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर मिलेंगे। जिसके स्टार्टिंग में इंडियन वहाँ चेन्नई, जिसके लास्ट में इंडिया वहाँ मुंबई। ठीक है, ये आप याद रखोगे। इसकी एक्सेप्शन एक है, जैसे यू वाले जो बैंक हैं, यू से स्टार्टिंग, जिसकी यू से जो बैंक स्टार्ट है जनरली वो कोलकाता में होते हैं, कोलकाता। ठीक है, यू से जो बैंक स्टार्ट है वो कोलकाता में रहेंगे। यूनाइटेड बैंक भी कोलकाता में, यूको भी। लेकिन यूनियन बैंक जो है इसमें, वो आप देख रहे हैं यूनियन बैंक किधर है। ठीक है, यूनियन बैंक यहाँ आप देख रहे हो मुंबई में। इसके लास्ट में इंडिया भी, आगे यू भी है। इसके भी लास्ट में इंडिया, यूनाइटेड के आगे क्या है, यू। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो याद रखना यूनाइटेड वाला कोलकाता में है, यूनियन वाला किधर है, ये बैंक मुंबई में। ठीक है, बेसिकली याद रखो, मैं तो इस वजह से हमेशा याद रखता हूँ, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जब आप देखो तो इनके बीच में जब आप ये रीजन देखते हैं, महाराष्ट्र वाला रीजन, तो ये एक तरह से यूनियन का काम करता है। इससे ऊपर आप जाते हो तो कहते हैं नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ। ठीक है, नीचे आप देखते हो तो कहते हैं साउथ इंडिया, साउथ। तो महाराष्ट्र वाला यूनियन का काम करते हैं, ऐसे समझो, नॉर्थ और साउथ इंडिया बीच में। तो आप क्या कहेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किधर है, महाराष्ट्र में। ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू, जैसे आप याद करना चाहो। क्लियर है ये पॉइंट, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? यस, ठीक है, क्लियर हुआ ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। ये तो आपने इसमें ये बेसिक सा पॉइंट देख लिया कि कौन कौन से बैंक के हेडक्वार्टर कैसे हम याद रखेंगे। अब इसके अलावा ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक का टॉपिक। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, जैसे आपने ये देखा पीएसबी, पीएसबी हम किस क्लासिफिकेशन को कह रहे हैं, सरकारी। ठीक है, सरकारी में दो टाइप आएंगे, नेशनलाइज और अदर। अदर में एसबीआई भाई खुद के एक्ट से नेशनलाइज हुए, जैसे 55 वाले एक्ट से। और बाकी 69 में 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे, 80 में 6 बैंक। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इधर आएगा। दूसरा आप देखते हो प्राइवेट बैंक, निजी बैंक जो है। अब प्राइवेट बैंकों के जब हम एग्जांपल लें तो इसमें एग्जांपल बनेंगे एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, यस, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी। आईडीएफसी फर्स्ट कहते हैं आज तो इसे, कैपिटल फर्स्ट, इसमें एक एनबीएफसी मिला था इसीलिए। और फिर बंधन बैंक, ये दोनों नए प्राइवेट बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट और बंधन। 2014-15 में इनको लाइसेंस मिला था, उसके बाद ये ऑपरेशन इनके स्टार्ट हुए थे, बैंकिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सब प्राइवेट बैंक, यहाँ ओनरशिप प्राइवेट के पास ज़्यादा। फॉरेन बैंक जिसके हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर है, एग्जाम्पल एचएसबीसी, बार्कले, सिटी बैंक, अभी ये टाटा वाइबा होने वाला है। और इसके अलावा बैंक ऑफ चाइना भी है। ठीक है, काफ़ी सारे और बैंक हैं, ये सब आप इसमें देख रहे हैं। फिर कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक एक बैंक के ऊपर एक एक क्लास करेंगे पूरी, ये सिर्फ इसमें टाइप बता रहा हूँ। जैसे कल वाली क्लास इस पे करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंकों पे। ठीक है, जो कल वाली क्लास होगी वो आपकी पीएसबी के ऊपर होगी, तो हर एक के ऊपर एक एक क्लास। तो आगे कोऑपरेटिव बैंक जब पढ़ लेंगे फिर हम आरआरबी पढ़ेंगे। आरआरबी लोकल एरिया बैंक, पेमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सबको डिफरेंशिएटेड बैंक भी कहते हैं। डिफरेंशिएटेड इसलिए कह रहे हैं अलग पर्पस के लिए बनाया। आरआरबी को बनाया रूरल में क्रेडिट के लिए। ठीक है, और ये लोकल एरिया बैंक 3, और ये एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। पेमेंट बैंक जो इसमें हम देखिए स्टूडेंट होगी, ठीक है, लेबर होगी, ठीक है, ये सब इनको सपोर्ट करने के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एमएसएमई, एसएमई, इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। तो सबका अलग अलग पर्पज है, तो इनको डिफरेंशिएटेड बैंक कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये सब डिफरेंशिएटेड बैंक, सारे आगे डिटेल में पढ़ने, आज तो सिर्फ क्लासिफिकेशन का आइडिया आपको दे रहा हूँ। और इससे पहले वाले ये बैंक यहाँ से यहाँ तक, इन्हें आप कहोगे यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक। ठीक है, यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक, ये आप देख रहे हो। कोऑपरेटिव बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होके और आगे, तो ये तो अलग टाइप, दोनों के बीच की खिचड़ी है ये। तो ये आप देख रहे हो यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक और डिफरेंशिएटेड बैंक में डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? किसी भी टाइप में अभी के लिए कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी डिटेल में तो आगे सारा करना ही है। बेसिक में कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, कोई भी डाउट किसी को?
कोशिश करो जो क्लास में एंटर करते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अपने ओरिजिनल नेम से आए। अभी एक स्टूडेंट ने सीपी नेम रखा हुआ है, सीपी क्या है भाई? ठीक है, आप अपने ओरिजिनल नेम से आएंगे क्लास में। कौन है ये स्टूडेंट बताओ? कोई डाउट? जया, क्षितिज, पलक, पूजा, साहिल, सपना? यस, बताओ किसी को कोई भी डाउट है तो। ठीक है, क्लियर है ये?